Hello everyone. See, this is what mains answer writing class. In this class, I am going to discuss my model answer और जो जो आपने भेजे हैं उनकी लाइव चेकिंग होगी इसमें। तो आपको केवल ऐसा नहीं करना है कि अपना ही आंसर पर ध्यान रखना है, आपको दूसरे के आंसर पर भी ध्यान रखना है कि उसने कौन कौन सी गलतियां की थी, ताकि आप वैसी गलती आप ना करो उसमें। ठीक है, चलिए क्या था क्वेश्चन देखिए आप लोग और हर पॉइंट को समझने की कोशिश करना। दिस वाज द क्वेश्चन। To create a contract, there must be common intention of the parties to enter into legal obligation. Discuss. This is the question और ये क्वेश्चन था आपका 10 मार्क्स का। इसी को समझ लीजिए। देखिए, आंसर राइटिंग क्लासेस में आपको ये समझने की जरूरत है पहले कि मेंस में जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो जो फोरमोस्ट चीज है, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू मस्ट रीड केयरफुली द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन को ही ढंग से समझना पड़ेगा, पहले उसको अच्छी तरीके से पढ़ के कोई अगर की एरियाज हैं तो उसको आपको राउंड करना चाहिए या अंडरलाइन करना चाहिए। तो जैसे ये टॉपिक है, इसको मैं बताता हूँ कौन कौन से की एरियाज हैं। इसको देखिए, अब देखिए, ताकि आपको जो स्टूडेंट्स हैं उनकी गलतियां पता चलेगी। सी दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या खास बात है इस क्वेश्चन में, दिस इज ए स्टेटमेंट बेस्ड। यहां से स्टेटमेंट शुरू हो रहा है और यहां से एक स्टेटमेंट दिया है और लास्ट में इन्होंने कहा है, क्या कहा है, डिस्कस। डिस्कस कह दो, एक्सप्लेन कह दो, बात एक ही है। यहां पर ये नहीं लिखा हुआ एनालाइज या क्रिटिकली एनालाइज या अदर, ऐसा कोई वर्ड नहीं दिया गया है। तो हमने इसको डिस्कस करना है यहाँ पर। ये एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना चाहिए इसमें क्वेश्चन में, कॉमन इंटेंशन ऑफ द पार्टीज को ध्यान रखना चाहिए। बस अभी इसी को समझ लीजिए। आपके देखिए यहां पर क्या करना है हम लोगों ने इन दिस क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, उसको हमने यहां डिस्कस करना है। अब यहां पे क्या है, शॉर्ट नोट के रूप में नहीं दिया गया, ऐसा नहीं, शॉर्ट नोट ऑन दी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, शॉर्ट नोट नहीं है, या कोई क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं दिया गया। इन्होंने जो इसको क्वेश्चन को दिया है एक स्टेटमेंट के रूप में दिया है। तो यहां पर इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अब शुरुआत कहां से करेंगे, इसको शुरुआत कैसे करनी चाहिए आपको, इस पर छोटी सी वक्त देने की जरूरत है क्योंकि ये स्टेटमेंट है यहां पर। ये दूसरी बात, आपको पहले ही क्या करना चाहिए, पहले आपको, क्योंकि दो क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट टू राइट एंड सेकंड क्वेश्चन है आपका हाउ टू राइट। एक क्वेश्चन है व्हाट टू राइट, कि आपको लिखना क्या है, आपको यह पता होना चाहिए, और दूसरा आपको यह पता होना चाहिए कि इसको हम कैसे लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट टू राइट। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, आप भी फील करेंगे इसको, कि जब हम क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, इन बिटवीन आपको याद आता है, ओ आई मिस्ड दैट केस लॉ, मैंने वो केस लॉ तो लिखा ही नहीं। नाउ यू कीप ऑन राइटिंग, लेकिन आपके बैक ऑफ माइंड वो चलता रहेगा, ओ आई मिस दैट, एंड अल्टीमेटली sometimes it happens that you cut your entire answer and you rewrite the answer, दोबारा उसको लिखते हैं, ऐसा होता है इसमें। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा काम ये है, यू फॉरगेट, जो बाकी सब लोग आंसर लिखना शुरू कर चुके हैं उनकी तरफ मत देखिए, आप अपनी प्लानिंग से चलिए और पहले आंख बंद करके वो सारी चीजों को रिकलेक्ट कीजिए कि आप जो जो यहां लिखने वाले हैं। तो आपके लिए पहले होना चाहिए इसमें रफ वर्क करना चाहिए आपको पहले, ठीक। तो कौन कौन से केस लॉस लिखने वाले हैं इसमें, तो जैसे मैंने अपने जब मैंने आंसर लिखा तो मैंने पहला काम यही करा कि आई रोट सेपरेटली ऑल द केस लॉस, कि कौन कौन से केस लॉस को मुझे मेंशन करना है। इससे फायदा क्या होगा कि मैं भूलूंगा नहीं। अब जब मैं केवल अब लिखूंगा तब मेरा ध्यान केवल सेंटेंस फॉर्मेशन पर होगा, मेरा ध्यान उस आर्ट ऑफ राइटिंग पर होगा। कंटेंट क्योंकि मैंने रफ में कहीं ना कहीं लिख लिए हैं, आपको लिखना चाहिए जब मेंस में जो बैक पेपर मिलेगा, आपको जो शीट मिलेगी उसके पीछे लिख लीजिए, रफ वर्क काट देना बाद में, ऐसा करना चाहिए। तो आई बिलीव ये आपको समझ में आ रहा होगा, यू गॉट इट और नॉट। तो ये हुआ आपका रफ वर्क। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये 10 मार्क्स का था तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हमें इसको कितनी लेंथ में लिखना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी 250 से बढ़ जाइए 300 और एट द मोस्ट 320 315, इस रेंज से जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो रिस्की होना शुरू हो जाएगा आपको। ठीक है, इस रेंज से अगर आप बाहर जाएंगे, वर्ड्स लिमिट से बाहर जाएंगे, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू
टू कंप्लीट द एंटायर पेपर। तो अब जैसे ही आपको वर्ड्स लिमिट का आइडिया हुआ कि भाई मुझे आई विल हैव टू कंप्लीट दिस आंसर विद इन दीज लिमिट्स, तब आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, ये कि मुझे ये 4 केस लॉज लिखने हैं। अगर मुझे इन 4 केस लॉज को मेंशन करना है तो किस तरीके से करना है, और यही आपकी आर्ट हो गई यहां पर। क्योंकि इफ यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द फैक्ट्स इन डिटेल, वेलफेयर और वेलफेयर को लिखना शुरू कर दिया तो पता चला कि 100 वर्ड्स तो वेलफेयर में चले गए। इन सभी केस लॉज के जब फैक्ट्स को डिटेल में लिखने की कोशिश करेंगे तो देन आप लिख लेंगे, ठीक है, लेकिन वो आपकी वर्ड्स लिमिट्स क्रॉस हो जाएंगी। अब वर्ड लिमिट्स का क्या मतलब है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर ने कहा है कि आपको विद इन दीज वर्ड्स लिखना है। ये आपकी खुद की कैलकुलेशन होती है। किस तरीके से होती है कि मेरे पास 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर मैं कितने वर्ड्स लिख सकता हूं, उसके हिसाब से मेरी अपनी वर्ड लिमिट मुझे बना लेनी चाहिए। 180 मिनट का मेरा मेंस का पेपर है, 18 क्वेश्चन मुझे करने हैं, तो मुझे एक क्वेश्चन के आंसर को टाइम मिला 10 मिनट। अब 10-10 मिनट के मुझे क्वेश्चंस लिखने हैं तो कितने मैगजीन लिख पाऊंगा। तो जैसे ही आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे इन चारों केसेस को मेंशन भी करना है, लेकिन करना इस तरीके से है कि उनकी जो वर्ड लिमिट्स हैं वो बहुत क्रॉस ना हो जाए, बहुत आगे ना बढ़ जाऊं उसमें मैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेवल ऑफ थिंग टू बी केप्ट इन माइंड है, जो आपको बात अपनी समझ में रखनी चाहिए, वो ये है। तो पहला मैंने बताया क्वेश्चन की रीडिंग प्रॉपर, क्वेश्चन को अंडरलाइन करना या राउंड करना, इंपॉर्टेंट कीज एरियाज को। फिर आपको रफ वर्क करेंगे, रफ वर्क में आपने क्या क्या कंटेंट लिखने हैं वो आप लिखेंगे, और फिर उसके हिसाब से एक स्कीम बनाएंगे कि मुझे इसको कैसे कैसे लिखना चाहिए। सो दिस इज द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। वी हैव टू डिस्कस द गिवन स्टेटमेंट, दैट इज द लॉ गिवन इन द स्टेटमेंट। चलिए पहले आपके क्वेश्चन चेक करता हूं। देखिए एक हमारे भाई साहब है यहाँ पर, कहाँ है, समर्थ। ये समर्थ का आंसर है। अब देखो समर्थ ने क्या किया है इसमें। समर्थ, आई होप कि यू मस्ट बी वॉचिंग योर चेकिंग। देखो समर्थ का आंसर देख पा रहे हैं आप, इन्होंने रफ वर्क किया है। नेसेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे ये, है ना, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे सेक्शन 2H, केसेस टू बी डिस्कस, ये केस लॉ लिखेंगे आप ये। अब यहां पर आप ये देखो, इसमें इन्होंने क्वेश्चन का सही से पढ़ा नहीं है इनको। टू क्रिएट ए कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी कॉमन इंटेंशन। तो पूरा का पूरा जो एम्फेसिस है स्टेटमेंट का वो ये है कि भाई लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए कॉमन इंटेंशन जरूरी है। कॉमन इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज मस्ट टू क्रिएट ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉमन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, उस पर फोकस होना चाहिए था। अब इनकी प्लानिंग में क्या है, नेसेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे। दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर क्वेश्चन। कहीं से आपको लगता है कि क्वेश्चन में ये समझ का आंसर है, कहीं से आपको लगता है कि आपको नेसेसिटी लिखना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखना चाह रहे हैं ये। अब इनके लिखने का स्टाइल और देखिए कितनी गलतियां होती हैं, और ये तब है, इन्होंने पहले भी मेरी क्लासेस पक्का कर रखी हैं, इसलिए इन्होंने थोड़ा रफ वर्क किया हुआ है। अब देखो इनका आंसर, अब देखो इनकी ये आंसर कम है, इनकी प्लानिंग ज्यादा दिखती है। द आंसर टू द अबव क्वेश्चन इज दैट, पहली बात तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, देयर इज नो नीड। द आंसर टू द अबव क्वेश्चन, आंसर तो है ही है, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट, देन एज पर सेक्शन 10 व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड देन वेरियस केस लॉज रिगार्डिंग द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो यहां पर ये ऐसा लिखना नहीं चाहिए था। हो सकता है कि प्लानिंग का पार्ट हो, कि इन्होंने कहा है कि इन्होंने अपनी प्लानिंग समझाई है, इस क्वेश्चन के आंसर में ही ये प्लानिंग समझा दी कि मैं क्या क्या करूंगा। आप सीधा आंसर करो ना, ये प्लानिंग क्यों समझा रहे हो आप मुझे। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए था, ठीक है। तो सब गलत, पहला पैराग्राफ ही गलत हो गया। चलिए अगर एक आपका पार्ट है उसका आंसर का, टू स्टार्ट विद सेक्शन 2(4) इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस द टर्म कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। यहां इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया है। Section 10 on the other hand talks about what agreements are contract. According to Section 10, all agreements are contracts if they are made by free consent. इन्होंने पूरा का पूरा एक Section 10 को रिप्रोड्यूस कर दिया है। On the other hand, in order to create a valid contract, it is necessary that the offer should be made with the intention to create legal relationship. It is necessary that there should be an intention which should be legal,
from both parties in order to create a contract. Now I will be discussing various case laws regarding the intention to create legal relationship. You see, ये पूरा का पूरा गाइड करते हुए चल रहे हैं कि अब मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा. आपको एग्जामिनर को ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है समर्थ. जैसा जैसा आपने लिखना है वैसे वैसे लिखते चले जाइए. पहले मैं ये करूंगा, अब मैं ये करूंगा, अब मैं ये करूंगा, ऐसा आंसर में नहीं लिखते हैं. दूसरी बात, सेक्शन 10 को जितनी मेहनत से आपने यहां लिखा है उसको रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं थी. इनका देखो हाफ पेज यहां चला गया और हमारा एम्फेसिस क्या था? क्वेश्चन था. क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी? टू क्रिएट, ये रहा क्वेश्चन, टू क्रिएट ए कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी कॉमन इंटेंशन. पढ़ पा रहे हैं आप? यहां की तो बात ही नहीं हो रही फोकस अभी. आपने वहां तक आने में ही इस स्टेटमेंट का जिक्र नहीं किया. जो चाहिए, वो जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, उसको आपने टच तक नहीं किया. आप उसकी पूरी भूमिका बांध रहे हैं और वो भी नैरेटिव तरीके से, जैसे कोई स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं. अब मैं ये करूंगा, अब मैं वो करूंगा. तो कंप्लीटली मेरा जैसा एग्जामिनर होगा यहीं पर जीरो देके आगे बढ़ जाएगा कि इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है इसको. तो आप में से कोई भी ऐसी गलती ना करे. अब आगे बढ़ते हैं. देखिए क्या करा इन्होंने. अब ये ध्यान रखना, देखो इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली सेक्शन 2H को रट रखा है ना? ऐसा नहीं है. सेक्शन 2H को रटा है इन्होंने, सेक्शन 10 को रिप्रोड्यूस करा है. इट मींस उनको लॉ की नॉलेज है. लेकिन वही बात है जो सब स्टूडेंट्स करते हैं. नाउ आई विल बी डिस्कसिंग वेरियस केस लॉज. ये देखो, ये अब इन्होंने इन द केस ऑफ वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर यहां से लिखना शुरू करा. अब देखते हैं केस को कैसे करते हैं. It was held that the husband who was employed in the government job in Ceylon, Sri Lanka, defendant had gone to England with his wife for health reasons. The wife could not accompany her husband. Husband had promised to pay इतने euros per month to his wife. ये blah blah blah. The court had failed. The husband had failed to pay this amount, and she had sued her husband. The court held that there was no intention to create legal relationship. So the husband was not held liable. Very good. Again, अब देखिए, आपको पढ़ लिया आप लोगों ने. अब देखिए इसमें क्या है. Every one of you must be aware with the facts of the welfare versus welfare. Initially शुरू में मैंने कहा था कि जब आप इसको डिस्कस करेंगे, जब देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कि आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि केस लॉस को कितने डिटेल में आपने डिस्कस करना है. तो जब हमें पता है कि वी विल हैव टू डील विद द केस लॉस इन वेरी शॉर्ट, फिर आपको फैक्ट्स को इस तरीके से लिखना चाहिए जितने मिनिमम से काम चल जाए, वो जिस्ट भी समझ जाए, केस लॉ के फैक्ट भी समझ में आ जाए, लॉ भी चला जाए, डिसीजन भी चला जाए, लेकिन मिनिमम वर्ड्स में जाए. अब इसी को देखो कहां से इसको कट कर सकते थे हम लोग. ये देखिए, देखो ये मैंने पढ़ा था पहले, अब आप समझो. इट वॉज हेल्ड, इट इंडिकेट्स, जैसे ये डिसीजन सुना रहे हैं, इन दी केस इट वॉज हेल्ड, और यहां से इन्होंने फैक्ट्स शुरू कर दी है. आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा. ये गलत है, इट वॉज हेल्ड नहीं, यहां तो फैक्ट्स ही थे इसमें. दी हस्बैंड हु वॉज एम्प्लॉयड इन दी गवर्नमेंट जॉब इन सीलोन, यानी कि श्रीलंका. ही हैड गोन टू इंग्लैंड विद हिज वाइफ फॉर हेल्थ रीजंस. द वाइफ कुड नॉट अकम्पनी हर हस्बैंड. अब ये जो फैक्ट्स हैं, हमने वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर से इतनी सी बात निकालनी चाहिए कि हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था पे करने के लिए उसको जब तक दूर रहेंगे, और वो पेमेंट नहीं कर पाया. तो कोर्ट ने कहा कि देयर वाज नो लीगल रिलेशनशिप, देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. ये फोकस होना चाहिए. अगर हम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हैं तो ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है वो कहां पोस्टेड था, वो कहां पर गया, वो क्यों नहीं आ पाया, उन सारे रीजंस को समझाने की जरूरत नहीं है इस समय, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वर्ड लिमिट है, एक तरीके से इंप्लाइड वर्ड लिमिट है. प्लीज लेट मी नो आपको केस लॉ की बात समझ में आई नहीं आई. चलिए, सिमिलरली इन केस ऑफ जोन्स वर्सेस पेटाबिटन, इट वाज हेल्ड दैट देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड हर डॉटर, सो द मदर वाज नॉट हेल्ड लायबल. ये मैंने टू शॉर्ट कर दिया. चलिए, अक्सर अच्छी बात और ध्यान रखेंगे, जब भी केस लॉ लिखेंगे आप तो अंडरलाइन हमेशा करते रहना. वहां पर देयर वाज अ डिफरेंट व्यू लेट डाउन इन मैरिड वर्सेस मैरिड. इट वाज हेल्ड ऑल्दो केस ऑफ क्लोज रिलेशनशिप देयर मे बी जनरली नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. लीगल अरेंजमेंट्स
clearly contemplate an intention to create legal relationship in parties become bound thereby रोज बसी फ्रेंड। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा कुछ भूल गए, ऐसा हुआ, कुछ इनकम्प्लीट है, तो मेन सेंस इनको समझ में आ गया होगा। देखिए जब केस लॉज को आप लोगों ने याद कर लिया, पढ़ लिया अच्छे तरीके से, अब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप वो सारे फैक्ट्स को उसी लैंग्वेज में रिप्रोड्यूस करें। यही आपकी स्मार्टनेस है, इतना आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा कि कहां पर कितने फैक्ट से काम चल जाएगा और किस तरीके से हमें रिप्रोड्यूस करना चाहिए उनको। ठीक है समर्थ, आई बिलीव कि आपको आपके आंसर की चेकिंग मिल गई, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। टू कंक्लूड भी देख लीजिए, लास्ट में उन्होंने क्या लिखा है, कंक्लूजन। टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से, मैं ऐसा कहना चाहूंगा, अरे हो कौन आप, मैं कहना चाहूंगा that in order to create a valid contract between the party there must be common intention। ये हो गया, ये बात लिख दी। इसमें खास बात यह है, वर्ड लिमिट है इनकी 506, लगभग डबल, इतना लिखने में ही दूसरे क्वेश्चन को आंसर को कॉम्प्रोमाइज करोगे आप। दूसरी बात, कहीं पर भी इन्होंने ये कोशिश नहीं करी कि आपका जो आंसर है उस क्वेश्चन से कहीं ना कहीं कनेक्ट करें। आपने उस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसको तो पिक कर लिया, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वहां से उसको कनेक्ट नहीं करा, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। तो कुल मिलाकर के फार बिलो एवरेज, मेरे ख्याल से 0 भी ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो मैं तो नहीं दूंगा इसमें मार्क्स। बहुत आप अप्रोच लगाओगे तो 1 दे सकता हूं, क्योंकि इन्होंने 1-2 केस लॉ लिखे हैं बस। तो देखो इनको सारे केस लॉज आते थे, इनको सेक्शन भी रटे हुए हैं, उसके बावजूद भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है, सारे सब कुछ होने के बावजूद भी। इसलिए मैं कहता हूं चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, नॉलेज तो है ही इंपॉर्टेंट, बिना नॉलेज के कैसे काम चलेगा, लेकिन एक जो एप्टीट्यूड है टू डिफरेंशिएट प्रीलिम्स और मेंस और उनकी प्रिपरेशन में अलग अलग होना, वो बहुत मैटर करता है। तो दिस वाज द आंसर ऑफ समर्थ। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट एंड नाउ आई टेक द आंसर ऑफ सुरुचि। ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब मैं इसको, क्योंकि सेकंड नंबर पे इसका नंबर आ रहा है, तो पहले मैं काफी कुछ चीजें सिखा चुका हूं, तो उनको रिपीट नहीं करूंगा। देखो पहली लाइन देखिए क्या है, इंट्रोडक्शन इज ऑल अबाउट, है ना, यहां पे देखो, फॉर क्रिएशन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, ऑफर, एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ब्लेंडर, पहली लाइन ही गलत कर दी। पहली बात तो यहां से शुरुआत नहीं होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन गलत है, उस पर तो मैं बाद में आऊंगा। अभी इन्होंने कौन सी गलती देखो, क्या ऑफर, एक्सेप्टेंस और इंटेंशन, क्या यही इंग्रेडिएंट्स है और कुछ नहीं है, है ना। सेक्शन 10, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ डन बाय द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्टीज कॉम्पिटेंट वाली बात कहां चली गई, वो आप मेंशन कर गए। पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, विद द फ्री कंसेंट का कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं आया। फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, वो यहां पे नहीं आया। तो यू मिस्ड सो मेनी थिंग्स। मुझे यहीं से अंदाजा, दिमाग खराब हो गया मेरा एज एग्जामिनर कि इस लड़की के तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। डू वी नीड ओनली ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड इंटेंशन। नाउ शी केम टू सेक्शन 2A, section 2A of the Indian Contract Act, when a person signifies his willingness to other to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other person to such act or abstinence, he is said to make a proposal. Now she wrote down the definition of the proposal. What was the need here? यहाँ पर हम लोग proposal को define नहीं कर रहे हैं, therefore it was also not needed in this case. हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए था, डायरेक्टली इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप पे होना चाहिए बस, कि बिसाइड्स अदर थिंग्स दिस इज रिक्वायर्ड, यहीं पर फोकस होना चाहिए था। वहीं पे हमने 4 केस लॉस को मेंशन करके एक्सप्लेन करके अपने क्वेश्चन को कंक्लूड करना है। तो देयर वाज एब्सोल्युटली नो नेसेसिटी ऑफ दिस। और देखो उन्होंने पूरा एडजेक्टिव वर्बेटम लिखा है, इसका मतलब ये कि उन्होंने प्रिपेयर तो किया हुआ है, लेकिन मार्क्स नहीं मिल पाएंगे ऐसे। नेक्स्ट, therefore willingness plays a very important role in forming a proposal. The person who makes the proposal deemed to that he will perform that act। यहां पे समझ लीजिए, इस लाइन को समझ लीजिए। अभी
अब ये जो लाइन है फिर अननेसेसरी है, देयरफॉर विलिंगनेस प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहां पर ये क्या चलेगा कि भाई विलिंगनेस और सिग्निफिकेंस इसकी जरूरत का है, देयर वाज एब्सोल्युटली नो नीड टू मेंशन दिस, तो ये भी अननेसेसरी। अब जब अननेसेसरी आप लिखते हैं, आप खुद सोचिए, अगर आप एग्जामिनर हो और आपके सामने कोई स्टूडेंट आ जाए जो कुछ अननेसेसरी चीजें लिखेगा, तो आपके दिमाग में उसका इंप्रेशन अच्छा होगा या गलत होगा? बोलो, कैसा इंप्रेशन होगा? सेम वही इंप्रेशन एग्जामिनर के माइंड में होगा और फिर आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अभी तक हमने अपने टॉपिक की बात नहीं की है, वहां तक आने में बहुत टाइम लगा देते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है उन्होंने। इन ऑर्डर टू फॉर्म ए वैलिड एग्रीमेंट आफ्टर एक्सेप्टेंस ए प्रपोजल हैज टू बी मेड। In order to form a valid agreement after acceptance, a proposal has to be made with the intention to create, sentence ही गलत कर दिया, intention to create legal relationship. The test to judge the intention is an objective test, not a subjective test. अब देखो कहां से कहां बात जाती है यार, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमने सीधी बात ही करनी थी। देखिए किसी टेस्ट की बात ही नहीं थी करनी थी, सिर्फ क्वेश्चन ये था कि to create a contract, legal common intention of the parties to create legal relationship is required। फोकस ये था कि कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए लीगल इंटेंशन दोनों ही पार्टीज की मस्ट है, बस। अब दाएं बाएं घूमने से कोई फायदा नहीं होगा इस तरीके से। अब देखते हैं आगे क्या करें। तो पूरा का पूरा सोचिए, आपका जो ओरिएंटेशन है वही गलत होगी शुरू से। अब कुछ आ भी जाएगा ना तो उससे मार्क्स मिलने की संभावना बहुत कम है। And intention which is there will be while making the contract is only material. For example, an agreement to go for walk for movie does not form intention to create relationship. It totally depends on the facts and circumstances of the case. डायरेक्ट बात आपको लिखनी चाहिए थी, सिंपल सी बात थी। To create a legally binding agreement or contract, intention to create legal relationship from both sides is must, and which can be seen from the facts and circumstances of the each case। खत्म बात। जो आपको समराइज कर रहा हूं इतना सब जो लिखा आपने ये। अब इन्होंने फिर वही केस लॉज लिखे हैं, देखो। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है और सब कुछ आता है, लेकिन लिखने की प्रॉब्लम हो गई। देखो ये, इन केस ऑफ वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर, इंटेंशन टू नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप वाज फाउंड टू बी इम्प्लाइड। इन दिस केस डिफेंडेंट हैड प्रोमिस टू सेंड 30 पाउंड्स को बताना जरूरी नहीं है, मनी भी कह सकते हैं, टू हिज वाइफ on account of illness. Further, husband failed to send promised money and wife sued for the same. It was held the agreement in the case was not intended to, ये उसका डिसीजन आ गया। अब यहाँ पे देखो, there are certain agreements which are not contract in the legal sense, ये आ गया। अब यही लाइन आपने पीछे पढ़ा होगा इनके उसमें, going for walk, agreement between husband wife flex। So अब उस बात को समझाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये सीक्वेंसिंग प्रॉपर नहीं कर पा रही है यहाँ पर। ये अब बहुत कुछ भटकने के बाद देन शी केम टू द टॉपिक, बट अगेन देयर इज प्रॉब्लम इन सीक्वेंसिंग। यही काम पहले से अगर हम लोग रफ कर लेते कि ये कंटेंट लिखूंगा, इस तरीके से इसमें आंसर लिखा जाएगा, देन शी कुड हैव रिटन ए वेरी ब्यूटीफुल आंसर। ठीक है, तो आई बिलीव आप उसको ध्यान रखेंगे आप लोग। नो नीड टू कंक्लूजन। कंक्लूजन वेरी इंटरेस्टिंग। कंक्लूजन, पहले तो कंक्लूजन ऐसे हेडिंग देने की जरूरत नहीं है अलग से। Thus, the intention to be tested on criterion of subjectivity is material. The intention can be inferred. अब तो कंक्लूजन का ये देखो, कंक्लूजन में देखो क्या लिखा है इन्होंने, इंटेंशन टू बी टेस्टेड ऑन क्राइटेरियन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इज मटेरियल। तो ये टेस्टिंग कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव होगा, इस सबसे बच सकती थी आप, ये कोई जरूरत नहीं कंक्लूजन में। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन इसमें लगभग एक जैसी होगी, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके, और वो सब कुछ होगा जो आपका स्टेटमेंट से शुरू हुआ है। केस जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड है, तो उसी से सिमिलर स्टेटमेंट बना करके आपको इंट्रोडक्शन करना था और कंक्लूड करना था। 440 वर्ड्स में आपने लिखा है इसको, तो इसमें भी हम लोग थोड़ा सा क्रॉस करके इसको, तो इंट्रोडक्शन गलत, कंक्लूजन नॉट इंप्रेसिव, और केस लॉज भी जो है शायद 2 ही दिए हैं बस उन्होंने, बाकी केस लॉज को मेंशन नहीं किया। हाँ देखो, एक तो उन्होंने वेलफेयर दिया है और दूसरा है बस, और देयर आर 4 केस लॉज। वेलफेयर आया इनके इसमें, हाँ जोन्स आगे 2 बस, तो 2 केस लॉज मिस किए,
अननेसेसरी की चीजें लिखी, रिदम कोई थी नहीं, इंट्रोडक्शन दी नहीं, पहली लाइनें गलत थी, कंक्लूजन इंप्रेसिव नहीं है। अब मुझे बताइए, आप लोगों को समझ में आई बात क्या हो रहा है? पहली लाइन गलत थी, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विल गिव यू 0 for 10। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ सौरभ बोस। इनको देखते हैं क्या किया इन्होंने। सौरभ बोस क्या कहते हैं, इन्होंने भी रफ वर्क किया नहीं है, विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम। करना चाहिए था, पहली बात गलती, नो रफ वर्क। दिखाओ लिख करके कि हाँ किया है आपने, ये प्रैक्टिस में लाइए अपने आप लोग ये सब। In order to create a valid contract, it is necessary that the offer should be made with an intention to create a legal relationship. Perfectly है काफी हद तक। देखो क्या है, इन्होंने उस लाइन को कैच कर लिया कि आंसर कहां से जाना चाहिए, है ना। टू क्रिएट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट इज नेसेसरी दैट ऑफर शुड बी मेड विद द इंटेंशन टू क्रिएट। तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उससे इन्होंने उसको सही है गलत है नेसेसरी बोल दिया, वहां से कनेक्ट कर दिया। लेकिन एक गलती ये भी कर गए यहां पर, ये जरा ध्यान से पढ़ो देखो, क्योंकि ये इनकी गलती नहीं है, क्योंकि बुक में ऐसे लिखा है, जो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज द सब टॉपिक ऑफ द टॉपिक प्रपोजल और ऑफर। आपकी बुक में ऑफर के एक सब टॉपिक के रूप में पढ़ते हैं इसको हम। तो इन्होंने क्या कहा है, ऑफर शुड बी मेड, ऑफर शुड बी मेड विद एन इंटेंशन टू। एकेडमिकली सही है सौरभ, क्योंकि बुक्स में ऐसे ही पढ़ा गए। लेकिन अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन को क्या लिखा है, यहां पर उन्होंने ऑफर को फोकस नहीं किया है। टू क्रिएट ए कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी कॉमन इंटेंशन, दोनों ही पार्टीज की कॉमन इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, मींस बोथ पार्टीज की, चाहे वो ऑफर हो या एक्सेप्टेंस हो, उनकी कॉमन इंटेंशन क्या होनी चाहिए, एंटर इनटू लीगल ऑब्लिगेशन। तो यहां पर आपको अपनी इंट्रोडक्शन में केवल ऑफर की बात नहीं करके इस लाइन को रिप्रोड्यूस करना चाहिए था, ताकि एग्जैक्टली वहीं पर जाए। दोनों ही पार्टीज की इंटेंशन क्या होनी चाहिए, लीगल रिलेशनशिप की होनी चाहिए, ना कि केवल एक ऑफर की होनी चाहिए। प्लीज लेट मी नो आपको टेक्निकल पॉइंट समझ में आया नहीं आया। Promise in the case of social engagements such as an agreement to go for walk, to go movie, play game, entertain another person with dinner, ये is generally without an intention to create legal relationship and therefore there is no legal obligation को कहना चाहिए था contract. There is no contract. Perfectly, he is going fine. Such an agreement therefore cannot be considered to be a contract and therefore cannot be enforced in the court of law. देखो इसके क्वेश्चन, इसका आंसर सही चल रहा है। क्यों? इससे क्वेश्चन का आंसर खास बात क्या है कि इसने उस लाइन को पकड़ लिया और उसी टॉपिक को स्टिक कर रहा है। इसने कुछ अला बला नहीं करा, सेक्शन 2A को नहीं डिफाइन करने जा रहा, 2H को नहीं जा रहा, केवल फोकस इसका कहां पर है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और उसने ये बता दिया कि साहब जो सोशल एंगेजमेंट होते हैं, सोशल एग्रीमेंट होते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता। तो डिफरेंस है, क्योंकि सोशल एग्रीमेंट में भी सारे प्रपोजल हो गया, ऑफर हो गया, मूवी चलोगे, हाँ चलूंगा, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गए, है ना। तो उससे डिफरेंशिएट किया, ब्यूटीफुल, यहां तक ठीक है। हालांकि देखो कोई भी आंसर सुपर मॉडल टाइप नहीं हो सकता, आपकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, किसी तीसरे की व्यक्ति अलग हो सकती है, लेकिन इन जनरल की बात करते हैं हमेशा, एकदम ठीक है। कम से कम इसका फोकस है, डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ है। अब इन्होंने क्या किया है, केस लॉस पर आ गए। कुछ समटाइम्स absence of such intention could be presumed from the agreement parties itself. In this regard, welfare may be mentioned. In this case, defendant who was employed in the government job, यहां पर इतना आप सोच कर सकते हो कट, यहां पर सौरभ केस के जो फैक्ट्स हैं उतनी डिटेल में ना करके आप शॉर्ट में कर सकते हो। इन दिस केस डिफेंडेंट हु वाज एम्प्लॉयड इन दिस करके, ये जो डिटेल्ड में आपने लिखे हैं इसको कोशिश कर सकते हो थोड़ा प्रेसी में करके काम चल जाए बस आपका। काफी लेंदी फैक्ट्स लिख दिए हैं आपने ऐसी मेरिट में, तो कुल मिला के अच्छा किया है आपने, बस फैक्ट्स को लेंदी लिखा है थोड़ा सा। रोज वैसे फ्रैंक भी लिख दिया उन्होंने, देखो एक केस छूट गया इनका। बाय गोइंग थ्रू द डिस्कशन वी कैन
come to the conclusion that to create a contract there must be common intention of the parties। यहां पर common intention of the parties को पकड़ लिया इसने, बस इंट्रोडक्शन में भूल गया था। वर्ड्स हैं 412 वर्ड्स वहां पे लिखना मुश्किल पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो इनको कट शॉर्ट आप कर सकते थे, कुछ जो केस लॉज हैं उनके फैक्ट्स को थोड़ा सा प्रेसी में करके इस तरीके से। तो आई बिलीव आपको ये मैंने आपको समर्थ का दिखाया, सुरुचि का दिखाया और सौरभ बोस का, इन तीनों के ही मेरे पास आंसर आप आ जाए थे। ये मैंने चेक कर दिया आपके सामने। अब मैं आपके सामने अपना आंसर जो मैंने कोशिश की है उसको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ, उससे सीख सकते हैं थोड़ा बहुत आप। चलिए सौरभ बोस, तुम्हें मार्क्स देखो 10 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, है ना। इसमें अगर एक केस लॉ और तुमने ऐड किया होता तो कम से कम 1 या 2 मार्क्स और बढ़ जाते। 1 नंबर तुम्हारे कम से कम केस लॉ मिस करने का भी जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी 5-6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे आराम से। लेकिन ये आपके 412 जितना लेंदी लिखोगे इसका मतलब ये है कि दूसरे वाले जो आंसर लिए आप लिखोगे वहां पर आपको टाइम कम पड़ जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। हमको लगता है कि लिख लेंगे, मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब लास्ट का आधा पौन घंटा बचता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बच जाते हैं, फिर हमें डॉक्टरी की लैंग्वेज में करना पड़ता है फटाफट, और वो LLB में चल जाएगा, जुडिशरी मेंस में नहीं चलेगा वो। अब समझिए, आइए यहाँ इस पर जाते हैं बात को। तो ये इसमें मैंने कोशिश की, तरीका भी समझाऊंगा आपको। ये रहा पहले आप समझेंगे क्वेश्चन को। तो पहली बात फोकस करने की ये थी कि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, एक इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। और हमने क्या डिस्कस करना है, इस गिवन स्टेटमेंट को ही डिस्कस करना है, इसी स्टेटमेंट को डिस्कस करना है, और उसमें क्या दिया हुआ है, जो लॉ दिया हुआ है इसको डिस्कस करना है। ये केस लॉज मैंने लिख लिए यहाँ पर, 4 केस लॉज मैं डिस्कस करूंगा ताकि मुझे याद रहे, ये लिख लिया मैंने। अब यहां से अपना आंसर शुरू होगा। देखो जनरली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का आंसर को आप लोग स्टेटमेंट को रिप्रोड्यूस करके करोगे, ज्यादा बेहतर है, वो मैंने कोशिश की है। देखो इसमें टू क्रिएट ए कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी कॉमन इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू लीगल ऑब्लिगेशन, वहीं से शुरुआत करिए जहां से क्वेश्चन है। और दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस। इनको देखो जरा, पढ़ो फिर मैं समझाता हूं एक बार। देखो लॉजिक क्या क्या है समझाऊंगा आपको मैं। This statement explain one of the essential conditions required to create a valid contract। ठीक, यहां आ गया, देखिए नाउ इसी लाइन से आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने क्या कोशिश किया इस स्टेटमेंट से। आई ट्राइड टू रिमेन फोकस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट। ठीक, मैंने वर्ड क्या यूज किया, एक्सप्लेन वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस, यानी कि केवल एक एसेंशियल कंडीशन है, बाकी भी हैं जिसको मैं टच नहीं कर रहा क्योंकि मेरा फोकस यहां पर है। समझ रहे हैं अभी, दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन टू क्रिएट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक एसेंशियल कंडीशन को, क्योंकि उसने क्या कहा है, क्वेश्चन को दोबारा देखो, इससे आप समझ जाएंगे। ये था डिस्कस, है ना, डिस्कस क्या करना था, ये स्टेटमेंट करना था। हमारा फोकस क्या होना चाहिए, वी नीड टू डिस्कस द गिवन स्टेटमेंट। तो सारी घूम फिर करके बात हमारी स्टेटमेंट के अराउंड ही रहेगी इसमें। प्लीज लेट मी नो आपको छोटी सी बात समझ में आई नहीं आई। कम ऑन, चलिए बढ़ते हैं आगे। वन ऑफ द, क्या है वन ऑफ द कंडीशन, that to constitute a contract besides compliance of section 10 of the Indian Contract Act, it is necessary that parties must intend to enter into legal obligation or enter into legal relationship। अब यहां देखो, मैंने स्मार्टली यहां पर एक कॉमा करके कि besides compliance of the section 10 of the Indian Contract Act, ये भी बता दिया एग्जामिनर को कि देखो मुझे पता है सेक्शन 10 में कंडीशंस हैं, बट आई एम नॉट राइटिंग हेयर बिकॉज इट इज नॉट सो रिक्वायर्ड। तो अपनी नॉलेज को फेंक दिया और अपने फोकस को वहीं का वहीं रखा। फिर दूसरी बात, जो गलती सौरभ ने की थी, उसने केवल ऑफ इंटेंशन ऑफ द ऑफरर पे चला गया। मैंने कोशिश की कि पार्टीज को फोकस करा जाए, क्योंकि वहां पे लिखा था कॉमन इंटेंशन ऑफ द पार्टीज मस्ट इंटेंड। ये जो स्टेटमेंट मैंने चेंज किया है, मतलब थोड़ा सा चेंज दिखेगा आपको,
सौरभ के स्टेटमेंट से, पार्टीज मस्ट इंटेंट, पार्टीज यूज किया मैंने, इंटेंट टू एंटर लीगल रिलेशनशिप, अदरवाइज इट मे बी ए केस ऑफ सोशल एंगेजमेंट्स। अब यहां से डिफरेंस करके दिखा दिया, सच एज एन एग्रीमेंट टू गो फॉर वॉक, मूवी, वो जो सेट लैंग्वेज आपकी वो पूरा का पूरा रिप्रोड्यूस कर दिया, लेकिन कनेक्ट कर दिया इससे बस। विच आर generally without an intention to create a legal relationship. Such an agreement therefore cannot be considered to be a contract and therefore cannot be enforced in the court of law. अब यहां से पूरा आप देख लो, इंट्रोडक्शन भी हो गई विद इन 5-7 लाइनों में, इंट्रोडक्शन भी आ गई, क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उससे कनेक्ट भी कर दिया, ये भी बता दिया कि भाई ये रिक्वायरमेंट है लेकिन ये वन ऑफ द एसेंशियल है, ये भी बता दिया, सेक्शन 10 में बाकी मिलेंगी। और इसके अगर ये नहीं होगा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होगी, तो क्या होगा, दोज विल बी द केसेस ऑफ सोशल एंगेजमेंट्स, जो कि लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। अब लॉ यहां पर आ गया, अब खेल किसका आएगा, केस लॉस का आएगा बस। अब वो आप देखो, आप ये जो केस लॉ लिखा, दिस कैन बी अंडरस्टूड विद रेफरेंस टू द केसेस लाइक वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर, जोन्स वर्सेस पेडाविटन, मैरिट वर्सेस मैरिट, रोज एंड फ्रैंक क्रॉम्पटन ब्रदर्स लिमिटेड। अब ये देखो, इस ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और बहुत स्मार्ट पैराग्राफ है अगर आप समझना चाहें तो। पहले लॉ कर दिया, फिर इस पैराग्राफ को जो ऊपर के जो पैराग्राफ है उनसे कनेक्ट कर दिया कि लॉ ये है, इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। और यहीं पर एक ही लाइन में मैंने चारों जो केस लॉज है उनका नाम दे दिया कि एग्जामिनर साहब अगर यहीं पर मन भर जाए तो यहीं से मार्क्स देकर चले जाना हो साहब। अब यहां पर एग्जामिनर को यह आइडिया लग गया कि ही नोज ऑल द केस लॉज, उसका फोकस वहीं पर है जो क्वेश्चन का फोकस है। अब बाकी नीचे का एक फॉर्मेलिटी है, समझ रहे हैं बात। इसका फायदा क्या होगा, एक तो नॉलेज चलेगी चारों केस लॉ के नाम, दूसरा भूलेंगे नहीं आप, जैसा ये बाकी सब स्टूडेंट भूल गए, किसी ने कोई नाम भूला, किसी ने कोई नाम भूला, यहां पर भूलने के चांसेस निल हो गए आप, क्योंकि आपने पहले लिख दिया और क्योंकि ये मैंने रफ वर्क में पहले लिख लिया था। तो ये स्मार्ट ट्रिक आपको समझ में आई या नहीं आई। कब वेलफेयर बसी वेलफेयर में जाते हैं, द हस्बैंड प्रोमिस्ड टू पे per month to his wife as maintenance for the period she had to live apart। एक स्टेटमेंट में मैंने कोशिश की है कि इतनी बात आ जाए कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को इतने रुपए देने का प्रॉमिस किया। मैंने वो सारी बातें हटा दी, उसकी पोस्टिंग कहां थी, वो कहां गया था, वो जो उसका पर्सनल बायोडाटा है हस्बैंड का, वो देने की जरूरत नहीं थी इसमें, क्योंकि हमें वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाह रहा मैं। तो यहां पर ये स्मार्टनेस प्ले करने की कोशिश की मैंने इसमें, जो मैं आपसे कह रहा था कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जो अननेसेसरी की चीज है। अब बताइए लॉ क्या है, फोकस कहां पर है, वेलफेयर का, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप पर है। उससे क्या फर्क पड़ता है कि उसकी पोस्टिंग कहां पर है, सी लोन में है, वो ट्रेवल करा, इससे कोई फर्क पड़ता है मेरिट पे। क्वेश्चन ये है कि हस्बैंड ने प्रॉमिस किया वाइफ से पेमेंट करने के लिए, जब तक दूर रहोगी, फिर बाद में दिए नहीं, कोर्ट ने क्या कहा बस। अगर हमारे पास काफी लग्जरी है, काफी टाइम है हमारे पास, तब आप लिखिए डिटेल में, फिर कोई दिक्कत नहीं है। When he failed to pay this amount, he was sued by the wife for the same. It was held in this case that there was no intention to create legal relationship, therefore the husband was not liable। खत्म। अब उसी तरीके से सभी केस लॉस को लिख डाला बस शॉर्ट करके। सिमिलरली यहां पे इसे लिखा ताकि उससे कनेक्ट कर पाए। इन जोन्स वर्सेस पेटावेटन, मदर प्रोमिस हर डॉटर ए मंथली अलाउंस ड्यूरिंग हर स्टडीज फॉर द बार, इट वॉज हेल्ड दैट देयर वाज नो इंटेंशन। केवल बताना है कि आपको फैक्ट्स आते हैं शॉर्ट में लिख करके। अब इन दोनों में कॉमन क्या था, दीज वर द केसेस व्हेन पार्टीज स्टूड इन नियर रिलेशंस, इन सच केसेस जनरली देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट रिलेशनशिप, हाउएवर इन मैरिड वर्सेस मैरिड। ये भी मुझे क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि मुझे मैरिड वाले केस पर जाना था। वहां पर उन्होंने कहा था कि पार्टीज वर हस्बैंड एंड वाइफ, और उन्होंने साफ साफ कहा था कि इट इज नॉट ए फॉर्मल और लीगल एग्रीमेंट। सब पूरा, अब पूरा का पूरा मैंने ये केस लॉस को शॉर्ट में लिख दिया, पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। और लास्ट में आ गया आपका इंटेंशन टू कंक्लूजन। यहां कंक्लूजन की हेडिंग देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जैसा आप लोग करते हैं।
इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यहाँ 10 का मतलब ही है लिखने का कि हम कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर, इज एन एसेंशियल कंडीशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट एंड सेम कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ द केस। और ये खींचते खींचते भी देखो 363 वर्ड्स का हो गया ये भी, इतना कुछ करने के बावजूद भी। ठीक है, वहां तक, यहां तक भी कवर, इतना को इसको भी कवर करने के लिए बड़े पसीने बहाने पड़ेंगे वहां पर ये। तो आई बिलीव आपको समझ में आई होगी।